डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले एक गुमनाम जेनजी आंदोलन का विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसा आंदोलन है जो छात्रों के लिए और छात्रों के ही द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन इस आंदोलन को सुर्खियां नहीं मिल रही हैं। देश में इसकी चर्चा नहीं हो रही है। इसके बारे में ना कोई बात कर रहा है, ना सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों में इस पर बहस हो रही है। इसीलिए हमने इसे गुमनाम आंदोलन का नाम दिया है। लेकिन हमारे लिए यह विशुद्ध रूप से एक गैर राजनीतिक छात्र आंदोलन भी है और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए और आपको भी यह देखना चाहिए कि गैर राजनीतिक छात्र आंदोलन होता क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी जरूरतें क्या हैं और ये आंदोलन कहां हो रहा है। ये छात्र आंदोलन झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है। करीब 5000 छात्र पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के विरोध में बेहद सभ्य और शालीन तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इनका आंदोलन पिछले 7 दिन से लगातार चल रहा है। मित्रों, आंदोलनकारियों की जितनी भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के शुरुआती दिनों में थी, उससे कहीं ज्यादा भीड़ इस आंदोलन में है। लेकिन इस आंदोलन में मुफ्त की बिरयानी नहीं बंट रही, प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बर्गर भी नहीं बांटे जा रहे और ना ही राष्ट्रीय स्तर के नेता इनसे मिलने आ रहे, जबकि ये छात्र किसी की हुटिंग नहीं कर रहे, झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को गाली भी नहीं दे रहे और ना ही पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे। ये सिर्फ इतना कह रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के परिणाम में जो धांधली हुई है उस पर सरकार एक्शन ले और फिर से परीक्षा कराए। इनकी सभी मांगों को हम देश के सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको रांची से आ रही आंदोलन की तस्वीरें देखनी चाहिए। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों की संख्या में छात्र जमा हैं। राज्य के हर कोने से यहां पर छात्र आए हुए हैं। इन छात्रों के चेहरे पर हताशा और गुस्सा दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है। सालों से ये छात्र जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसके परिणाम में ही धांधली हो गई। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या है। छात्रों का आरोप है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के परिणाम में धांधली हुई, यानी जो संस्था झारखंड में प्रशासनिक और सिविल सेवा के विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है, उसी पर आरोप लग रहे हैं। आरोप यह कि परीक्षा के परिणाम में श्रेणी के हिसाब से कट ऑफ या अभ्यर्थियों के मार्क्स को सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी छात्रों को पता ही नहीं कि उन्हें कितने नंबर मिले हैं। उन्हें यह जानकारी ही नहीं कि कितने नंबर आने पर किसी का चयन हो पाएगा। आरोप यह भी लग रहे हैं कि जिस एजेंसी को परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। 2 जुलाई को जब जेपीएससी का परिणाम आया, जो छात्र पिछले साल के कट ऑफ के आधार पर अपने सिलेक्शन को लेकर निश्चिंत थे, उनका चयन नहीं हुआ। ऐसे कई मामले जब एक साथ आने शुरू हुए तो रांची में छात्रों का जमावड़ा बढ़ा। धीरे धीरे छात्र संगठित होना शुरू हुए। 25 जुलाई को रांची के बापू वाटिका में छोटा प्रदर्शन हुआ। 29 जुलाई को एक महा आंदोलन और संविधान मार्च का आयोजन किया गया। लगभग 5000 छात्र छात्राएं अलग अलग जिलों से रांची पहुंच गए हैं। संविधान की प्रतियां और तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। इसके बाद छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठ गए हैं। डीएनए मित्रों, आपको इन छात्रों की पीड़ा सुननी चाहिए। सालों तक तैयारी करने के बाद जब परिणाम में ही धांधली हो जाए तो कैसा महसूस होता है, ये आपको सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। 5 साल 6 साल पहले से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। करते करते अब जिम्मेवारी भी आ गया। अब अपना जिम्मेवारी भी देख रहे हैं और बच्चा का भी देख रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गूंगी बहरी सरकार है, आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि पढ़ सकते थे, पढ़ाई छोड़ भी नहीं सकते हैं। यही प्रेशर है कि आप लोग की एज निकल रही है, तैयारी करना छोड़ दीजिए। तो क्या करें सर, जेट टेट का भी फॉर्म भरें, उसी तरह तारीख पे तारीख दे रही है। कभी आज फॉर्म फिर कभी ये भरिए फिर ये भरिए। 2 साल हो गया सर, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ, ना एग्ज़ाम लिया गया, ना इसी तरह हमारी एज निकलती जा रही है सर। अब हम लोग अच्छे हैं, 2 लड़का 2 लड़की हैं सर, उन लोग को हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही हैं। कभी कभी घर वालों का नंबर ब्लॉक कर देना पड़ता है। घर गए हुए 6 महीना हो गया है, हाथ उठा दिया उन लोगों ने मान लिया कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। और हम शादी किस मुँह से कैसे करें बिना जॉब का, जब यहाँ नौकरी ही बेच दी जा रही है तो कैसे कोई शादी करेगा। घर जाना बंद कर दिया है हम लोगों ने। रिश्तेदारों से तो मिले हुए हमको लगता है 3-4 साल हो गए, होली तक में घर नहीं जाते हम लोग। अब ये नहीं बोल रहा है गार्जियन जब एग्जाम देने जा रहे हैं
कि बेटा अच्छा से एग्ज़ाम देना। बोलता अच्छा बेटा इस बार एग्ज़ाम ठीक से हो जाएगा ना, पेपर लीक वूक नहीं ना होगा, ये डर गार्जियन का। जरा सोचिए, जब श्रीराम ने तैयारी करनी शुरू की तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन परीक्षा प्रणाली ऐसी है कि आज उनके ऊपर खुद की जिम्मेदारी है और गोद में बैठे इस बच्चे की भी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए आयशा खातून की स्थिति, घर पर बच्चों को संभालने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी करती हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो पता चलता है कि उसमें धांधली हो गई। आयशा खातून एक दर्जी की बीवी हैं, समझ सकते हैं आप इनका संघर्ष। पीयूष की स्थिति यह है कि उनके घर जाना उन्होंने छोड़ दिया है। घर वाले इतने नाउम्मीद हो गए हैं, परिवार को लगता है कि पेपर कब क्लियर होगा, बेटे की नौकरी कब लगेगी, लेकिन बेटा पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है और सुधार के लिए सिस्टम से अब लड़ भी रहा है। इस आंदोलन में ऐसी 5000 कहानियां हैं, ऐसे हजारों परेशानियां हैं और उसकी वजह एक है, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी। यहां जमा हुए छात्रों की पीड़ा वही है जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे नीट के छात्रों की थी। इनका आंदोलन भी उसी मुद्दे पर है जो दिल्ली में जंतर मंतर पर था, लेकिन आज आपको दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे इन दो आंदोलनों का फर्क भी समझना चाहिए। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में मंच पर हर दिन किसी न किसी पार्टी के नेता पहुंचते थे, बड़े बड़े नेता जिन्हें देश जानता था, लेकिन रांची में चल रहे आंदोलन में छात्र अकेले हैं, कोई नेता अभी तक इनसे मिलने नहीं पहुंचा है, फिर वो नेता किसी भी दल का क्यों ना हो। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में मंच से अनुच्छेद 370 हटाने के नारे लगाए जाते थे, लेकिन रांची में चल रहे आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं और छात्रों का मुद्दा गूंज रहा है। जंतर मंतर पर बिरयानी बांटी जा रही थी, पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी हो रही थी, लेकिन यहां 7 दिन तक कोई पूछने वाला नहीं है। छात्र चंदा करके नाश्ता और खाने का इंतजाम कर रहे हैं। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए छात्रों के लिए अभिनेताओं के पोस्ट आते थे, हैशटैग ट्रेंड करवाए जाते थे, एक्टर एक्ट्रेसेस खुद पहुंच जाते थे, लेकिन रांची में इकट्ठे हुए छात्रों के लिए किसी अभिनेता ने अभी तक कुछ लिखा नहीं। डीएनए मित्रों, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार है और इन छात्रों को लगता है कि दिल्ली में हुए आंदोलन में राहुल गांधी ने जिस तरह छात्रों के हित में आवाज उठाई, उसी तरह रांची के छात्रों के लिए भी वो आवाज उठाएंगे और जेनजी को न्याय दिलाएंगे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने जंतर मंतर से इन नेताओं के भाषण को सुना था, मंच पर इन्हें मौजूद देखा था। आज ये छात्र खुद इन नेताओं से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ सर वैसा सपोर्ट उन लोगों ने नहीं किया। यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट के द्वारा हो रहा है। दिल्ली में इसलिए किए थे कि उनको दिल्ली के सीट के लिए चाहिए होता है। यहाँ झारखंड में उनको लग रहा है कि हमको कोई जानेगा नहीं, इसलिए वो झारखंड में सहयोग करने आ नहीं रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट के हित में सोचते हैं तो उनको यहाँ पे आना चाहिए था, चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो। अगर पेपर लीक के खिलाफ आप हैं तो जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ वहाँ पे आप संज्ञान लीजिए, ठीक है। आपको दिल्ली के बच्चों का दर्द दिखा, नीट पेपर लीक वाले बच्चों का दर्द दिखा, तो फिर झारखंड के युवाओं का, झारखंड के स्टूडेंट का तकलीफ क्यों नहीं नजर आ रहा है? ये सवाल मैं भी उन तमाम जो ओहदेदार हैं जो बहुत ही बड़े रुतबा रखते हैं, मैं उनसे करना चाहूँगी। जो बहुत ही बड़े फेमस लोग हैं, मैं उनसे भी करना चाहूँगी। राहुल गांधी थे वहाँ पे, राहुल दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के साथ दिए थे, जो कि अब यहाँ रांची में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनका गठबंधन है, इसलिए रांची में नहीं आ रहे हैं। अगर अपना हो तो सही बात है और दूसरा का हो तो खराब है। राहुल गांधी से मेरा यही कहना है कि राहुल गांधी अंकल जी, आप एक बात बताइए, जब दिल्ली में हो रहा था आप बहुत मतलब स्टूडेंट के साथ साथ चल रहे थे प्रोटेस्ट में, अच्छी बात है, हेल्प की अच्छी बात है, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट का तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देता है? सर, आप दिल्ली में युवाओं का दर्द को समझे और हम लोग के झारखंड के युवा आपको नहीं दिख रहे हैं। आपने ना एक ट्वीट किया, ना एक कुछ भी रखा, तो वो युवा और हम लोग में क्या डिफरेंस है? दोनों हम लोग हैं। नीट में जो सर धांधली हुआ उसके हम लोग भी सपोर्ट किए उसको, तो यहाँ भी आपको सर सपोर्ट करना चाहिए। और या इसका वजह कहीं ये तो नहीं है कि वहाँ बीजेपी की सरकार थी और यहाँ आप ही का रूलिंग अलायंस का गवर्नमेंट है, तो हम यही बोलना चाहते हैं कि आपको भी हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। डीएनए मित्रों, हमें लगता है आंदोलनकारी छात्रों की बात नेताओं तक पहुंच गई होगी, फैसला उनको लेना है, लेकिन डीएनए में अब आपको इन छात्रों की मांगे देखनी चाहिए। और देखिए, इसमें बात सिर्फ किसी एक पार्टी की नहीं है। जब बात छात्रों की है तो इसमें बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को भी, या बाकी जितनी पार्टियां हैं, सबको मिलकर के इनके बारे में सोचना चाहिए, इनकी बात करनी चाहिए। लेकिन अभी तक ये छात्र अकेले हैं, अकेले अपने दम तक 7 दिन से टिके हुए हैं और कह रहे हैं टिके रहेंगे। इनके बैकअप पे पीछे कोई है नहीं।
सिर्फ इनकी मजबूरियां हैं, इनकी परेशानियां हैं, इनके परिवारों की पीड़ा है। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहली, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष पुनर्परीक्षा कराई जाए, यानी दोबारा परीक्षा हो। छात्रों की मांग है कि आगे ये परीक्षा जब भी हो, रिजल्ट और कट ऑफ को सार्वजनिक किया जाए ताकि किसी तरीके की कोई धांधली की गुंजाइश ना हो। दूसरी, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि आंदोलनकारियों को सीआईडी और एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। तीसरी, जेपीएससी और तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की समीक्षा हो जिनमें संदिग्ध या ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों का कोई रोल हो। इन मांगों के साथ आंदोलन पर बैठे छात्रों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। झारखंड के इस आंदोलन में छात्र अपने भरोसे कोई सूखी रोटी खा रहा है तो कोई सिर्फ चावल। 5 दिनों तक इनका यही हाल रहा। बीते 1-2 दिन से आसपास के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके इनके लिए कुछ इंतजाम जरूर कर दिया है, लेकिन आपको देखना चाहिए यहाँ के छात्रों का हौसला अभी भी बुलंद है। सभी से सर 50-50 रुपये अपने पैकेट से मिला करके आज अभी हम लोग लगभग 24-25 दर्जन केला लाकर यहाँ पे जो भूखे स्टूडेंट्स हैं उनको खिलाने का काम किया है सर। तस्वीर देख रहे हैं आप, कैसे उन बच्चों को जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। चावल मिला तो चावल खा लिया, सूखी रोटी मिली तो सूखी रोटी खा ली, लेकिन त्रस्त हो चुके हैं इस सिस्टम से, इसलिए डटे हुए हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे ये लोग छात्र ही हैं, कोई और नहीं है। लेकिन परीक्षा प्रणाली में धांधली के साथ साथ ये उस सेलेक्टिव सोच के भी शिकार हैं जो आंदोलन को भी अफसर के चश्मे से देखती है। यही वजह है कि रांची के इन छात्रों की तरफ कोई नहीं देख रहा, कोई बड़ा नेता इनके मंच पर नहीं पहुंच रहा, कोई अभिनेता इनके लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग नहीं चला रहा, ना ही कोई एक्टिविस्ट इनके लिए आवाज उठा रहा है। आपको यह जानना चाहिए यहां मौजूद छात्र किस तरह त्रस्त हैं। इसी साल जेपीएससी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2023-24 में जेएसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। पिछले साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं कक्षा के हिंदी और विज्ञान के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। 2022 में जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ। 1-2 घटनाएं नहीं, साल दर साल हर लेवल पर झारखंड के युवा पेपर लीक के शिकार होते आ रहे हैं। हर वर्ग के युवा इससे प्रभावित है। अंदाजा लगाइए इस आंदोलन से जुड़े युवाओं में कितना आक्रोश होगा। लेकिन आपको इस आंदोलन की एक और खासियत देखनी चाहिए। जब जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में युवा इकट्ठा हुए थे, तब कैसे कैसे नारे लगे थे, लोगों ने कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन झारखंड के छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये बहुत ही शालीनता से संवैधानिक दायरे में रहकर अपना हक मांग रहे हैं। आपको ये देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। देखिए, एक मायने में देखा जाए तो दोनों अपने अपने जगह में अच्छा है, लेकिन दिल्ली में कुछ बातें हुई जिसमें थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, शिक्षा मंत्री के ऊपर, थोड़ा सा वो सही नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि, और हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग एक सभ्य तरीके से एक डिसिप्लिन वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिस कारण सरकार, हमको ऐसा लगता है कि सरकार हमारी बात को मानेगी और बहुत जल्दी पूरा करेगी। मैं अपने सभी साथियों से आह्वान किया हूँ कि हम लोग किसी भी अभद्रता का परिचय नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई अशिक्षित नहीं, हम लोग शिक्षित हैं, सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। हम लोग के भविष्य अंधकार में है, इस अंधकार से निकालने के लिए हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। हम लोग बहुत ही सभ्य तरीका से आज तक देखिए आंदोलन का 8वां दिन हो गया, न किसी तरह का कोई आंदोलन हुआ, न लाठीचार्ज हुआ, न गोली चला, न बंदूक चला। दिल्ली में तो पहले दिन से ही लाठीचार्ज, गोली, बंदूक, पार्टी को, धर्म को गाली गलौज, हर तरह का जाति धर्म से लेके पार्टी तक वहाँ तक विरोध हुआ। लेकिन हम लोग सभ्य तरीका से स्टूडेंट से नम्र निवेदन करते हैं सरकार से कि हम लोग का जो मेहनत है, हम लोग का जो जायज़ मांग है उसको पूरा किया जाए। सर, दिल्ली का प्रोटेस्ट जो था थोड़ा सा असभ्य हमको लगा, और यहाँ अभी तक हम लोग बहुत सभ्य तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आगे भी जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है, इसी तरह यहाँ तक कि और सभ्य तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सभ्य तरीके से अपनी बात रखना, शालीनता के साथ कानूनी दायरे में रहकर आंदोलन करना, इसके लिए हमें इन छात्रों की सराहना करनी चाहिए। मित्रों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम और क्षमा से ही उसका अंत होता है। उदारता, दया और क्षमा
भारतीय संस्कृति में सबसे जरूरी सद्गुण माने जाते हैं। खासतौर पर जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए अपने से छोटी उम्र के लोगों की गलतियों को क्षमा करना सदाचार माना जाता है। मित्रों, जंतर मंतर के आंदोलन में जेन ज़ी के कुछ प्रदर्शनकारियों ने मर्यादा को तार-तार किया। अपने आक्रोश को आकार देने के लिए इन प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के खिलाफ शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघ दी। पीएम मोदी ने शाब्दिक मर्यादा तोड़ने वाले इन युवाओं के प्रति प्रेम का संदेश देते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। मित्रों, अब से करीब 22 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 2 मिनट 54 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के साथ पीएम मोदी ने 4 वाक्य लिखे। मैं न्यूज़ वॉल पर जाकर आपको पीएम मोदी की ये पोस्ट एक बार दिखा भी देता हूं। और उसमें जो उन्होंने लिखा, गाली गलौज से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। आइए भटक गए लोगों को सही रास्ता दिखाएं। आइए मिलकर काम करें। आइए भारत के लिए काम करें। आक्रोशित भावनाओं के उबाल का शिकार होकर जेन ज़ी के जिन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शाब्दिक मर्यादा की रेखा को लांघ दिया था, जिन्हें भावनात्मक उत्तेजना में याद भी नहीं रहा कि आक्रोश की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की मूल शर्त ही भाषाई संस्कार है, जेन ज़ी के ऐसे प्रदर्शनकारियों को भटका हुआ बताते हुए, बड़प्पन दिखाते हुए पीएम मोदी ने माफ कर दिया। मित्रों, सबसे पहले हम आपको जेन ज़ी के नाम पर पीएम मोदी का संदेश सुना देते हैं। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। बचपन में गलतियां होती हैं, बच्चे भी हमारे हैं, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। जंतर मंतर पर आए ज्यादातर प्रदर्शनकारी 20 से 25 साल की उम्र के थे। पीएम मोदी ने इन्हें बच्चा कहा है। शाब्दिक लक्ष्मण रेखा लांघने वाले प्रदर्शनकारियों को पीएम ने गुमराह बच्चे कहा। पीएम ने अपने संदेश में जो बड़ी बातें बोली वो है कल्चरल शॉक की, यानी सांस्कृतिक झटका। ये बात सही भी है। ऐसा पहली बार हुआ जब सार्वजनिक तौर पर लड़कियां शब्दों का प्रयोग कर रही थी, और इसमें बात लड़की लड़के की नहीं है। अब शब्दों का प्रयोग हो रहा था, और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो रहा था, हर सामान्य भारतीय के लिए ये एक सांस्कृतिक शॉक था। जिसने भी जंतर मंतर पर विरोध वाले वीडियो देखे, उनके मन में यही सवाल आया कि बच्चों की ऐसी भाषा, ऐसी शब्दावली का प्रयोग ये कैसे कर सकते हैं। जिस समाज में बेटों और बेटियों को सभ्यता की प्रतिमूर्ति माना जाता है, उन्हें देवी तुल्य सम्मान दिया जाता है, जिस संस्कृति में बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात करना भी असभ्यता माना जाता है, जिस कल्चर में बच्चों को यह सीख दी जाती है कि बड़ों को हमेशा जी और आप जैसे सम्मानजनक शब्दों से ही संबोधित करें, उस समाज के लिए जंतर मंतर पर कुछ आंदोलनकारियों की भाषा वाकई सांस्कृतिक शॉक थी। सवाल यह कि आखिर ये भाषा जेन ज़ी तक पहुंची कैसे? आखिर कैसे जंतर मंतर पहुंचा जेन ज़ी का एक हिस्सा शाब्दिक संस्कारों को भूल गया? डीएनए मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यदि आप एक आदर्श समाज या राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपने परिवार से करें। संस्कारवान परिवार ही मजबूत राष्ट्र की नींव रखता है। पीएम ने बच्चों को गुमराह और भटका हुआ बताते हुए उन्हें सही रास्ता दिखाने की बात कही है। मित्रों, इन भटके हुए बच्चों को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी उनके परिवारों की है। समाज के तौर पर हम सबकी है। जेन ज़ी सांस्कृतिक विचलन का शिकार ना हो, इसकी जिम्मेदारी जेन एक्स और मिलेनियल्स की है। जेन एक्स और मिलेनियल्स को देखना होगा कि आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं। इस समस्या को जड़ से समझने के लिए एक आंकड़े को अब समझ लेते हैं। कैंटर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 50% परिवार न्यूक्लियर फैमिली हैं, यानी ऐसे परिवार जहां सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं। पहले परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, कुटुंब के दूसरे सदस्य भी रहते थे, लेकिन अब परिवार का आकार छोटा हो गया है, यानी बच्चों के लिए परिवार से सीखने का अवसर कम हुआ है। ये पहला और सबसे गंभीर संकट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी इलाकों में माता पिता बच्चों के साथ औसतन सिर्फ 2 घंटे का समय बिताते हैं। इससे बच्चों और माता पिता में दूरी बढ़ी है। माता पिता ये जान नहीं पाते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। यानी हम एक ही फ्लैट में एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। लोकल सर्कल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 17 साल के बच्चे रोज 3 घंटे या उससे अधिक समय ऑनलाइन में बिताते हैं।
बच्चे ज्यादातर समय सोशल मीडिया और ओटीटी पर कंटेंट देखते हैं। सोशल मीडिया और ओटीटी से बच्चे आक्रामक भाषा और व्यवहार सीख रहे हैं। वेस्टर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आपत्तिजनक भाषा को ऑथेंटिक और रियल बताकर ग्लोरीफाई किया है और आजकल हमारे देश में भी कुछ लोग इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। समझिए, परिवार छोटे हो गए, माता पिता की बढ़ती व्यस्तता ने बच्चों को डिजिटल स्क्रीन की तरफ धकेल दिया है। यह डिजिटल स्क्रीन उन्हें आक्रामकता सिखा रही है। इससे जेन ज़ी का व्यवहार बदल रहा है। मित्रों, आज हमने कुछ माता पिता से भी बात की। सुनिए बच्चों में बढ़ते आक्रामक व्यवहार और स्क्रीन टाइम को लेकर उन्होंने क्या कहा। मेरा मानना है कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं हुआ है, पर कॉन्वर्सेशंस वीक हो गई हैं फॉर श्योर। मैं बताता हूँ, जब हम बड़े हो रहे थे वो डिजिटल ज़माना नहीं था और हमारे पास मोस्टली हमारे पेरेंट्स और हमारे फ्रेंड्स उनका इन्फ्लुएंस होता था। पर अभी देखो, बच्चे एक छोटी सी मोबाइल फ़ोन और एक छोटे से टैब में और आईपैड में उनकी दुनिया सीमित हो गई है। आई वुड से कि ऑफ कोर्स अगर हम कन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों से बातें करें। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये फ़ोन, इसी में लगे रहते हैं तो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन तो देखिए टाइम कम दिया जा रहा है आपस में। आई डू अग्री। ये बच्चे ज़्यादा इंटरनेट और इन सब चीज़ों से जो नॉलेज गेन कर लेते हैं, पेरेंट्स की जो नॉलेज है वो उनको अप्रोप्रिएट कई बार नहीं लगती है, कई बार लगती है। तो ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि नहीं है, गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे पेरेंट्स अपने वर्क लेके बिजी हो और पेरेंट्स अपने फ़ोन पे बिजी हो, लैपटॉप लेके बिजी हो, टीवी में बिजी हो, राइट। सिमिलर विद किड्स, वो अपने स्टडीज़ में बिजी हो या वो भी नेटफ्लिक्स देख रहे हो, वो कुछ कर रहे होंगे। तो मैं बोलूँगा वो रिड्यूस हो गया। तो एज अ पेरेंट्स मेरा ये कहना होगा कि आई थिंक हम लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि क्रोध यमराज के समान है। जो व्यक्ति गुस्से के साथ के वश में हो जाता है वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। जंतर मंतर पर जेन ज़ी वाले प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। आक्रोश और उकसावे के कारण कुछ युवा भटक गए, गुमराह हो गए। अब उनका गुस्सा शांत हुआ होगा। परिवार और समाज के बीच पहुंचने के बाद जेन ज़ी आंदोलनकारियों को अपने भाषाई आक्रोश पर शर्मिंदगी हो रही होगी और हो भी रही है। भीड़ के बीच उकसाए जाने से गुस्से का जो मीटर हाई हो गया था वो सामान्य होने पर ये अपनी गलती सुधार रहे हैं। ऐसे कुछ गुमराह युवा वीडियो बनाकर अब माफी मांग रहे हैं। मित्रों, विद्वानों आत्ममंथन को ही आत्मशुद्धि का रास्ता बताते हैं। आंदोलन वाले भाव के शांत होने पर जेन ज़ी अब आत्ममंथन कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात यह भी है कि ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। इन भटके हुए बच्चों को समझ में आ रहा है कि अपशब्दों का प्रयोग न्यू नॉर्मल नहीं है, ये गलती है। गलती को स्वीकार करना ही सही रास्ते पर आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। मित्रों, जेन ज़ी तो ऐसा कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अब भी आंदोलन के मोड में ही हैं। ये गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, अपशब्दों का बचाव कर रहे हैं। पहले आपको इन नेताओं की बात सुननी चाहिए। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। सुना आपने, ये नेता कह रहे हैं कि अपशब्द कहना गलत नहीं है। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि अपशब्द कहना गलत है। जो शब्द आप अपने परिवार के बीच नहीं बोल सकते, अगर आप बोल सकते हो आपके परिवार में वो संस्कार हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस देश के परिवारों में संस्कार नहीं है। तो जो शब्द आप अपने परिवारों में नहीं बोल सकते, जो शब्द आप किसी के सामने ऐसे नहीं बोल सकते, वो आप दूसरों के लिए नहीं बोल सकते। जो शब्द आप अपने बच्चों के सामने नहीं बोल सकते, वही शब्द सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकते। यही नैतिकता है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है। नेता होने के नाते इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। इन्हें युवाओं को समझाना चाहिए कि मुद्दों पर विरोध उचित है, लेकिन विरोध की भी मर्यादा होती है। विरोध में मर्यादा की रेखा को लांघना गलत है। जेन ज़ी को यह समझाना हमारी भी जिम्मेदारी है। 22 घंटे में दूसरी बार पीएम मोदी ने जेन ज़ी को सही रास्ता दिखाने की यह जिम्मेदारी निभाई। पीएम मोदी ने आज मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र के विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि वो ही भारत के ग्रोथ का इंजन बन रहे हैं। सुनिए पीएम ने किन शब्दों में युवा शक्ति का उत्साह बढ़ाया। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से?
भारत के युवाओं के सामर्थ्य से आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। पीएम मोदी युवाओं के सामर्थ्य और ताकत का बखान कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपशब्द कहने वाले युवाओं को माफ कर उन्हें अपराध बोध से मुक्त किया, लेकिन कांग्रेस युवाओं को मुक्त करने के मूड में नहीं है। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, मेरी बाईं तरफ आप एक पोस्ट देख रहे हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था। संदेश ये कि सरकार जेनजी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकती, लेकिन दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर बंगलुरु में उनकी खुद की पार्टी की सरकार यही काम कर रही है। कर्नाटक की साइबर क्राइम पुलिस ने 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के सदस्य सिद्धा राजू की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट से 16 जुलाई को एक वीडियो अपलोड किया गया था। इस वीडियो में राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर इस पोस्ट के नीचे आपत्तिजनक और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ कमेंट करने का आरोप है। इन तीनों इंस्टा हैंडल्स के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और बीएनएस की धारा 352 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कर्नाटक पुलिस फिलहाल आरोपी अकाउंट्स यूजर्स की पहचान करने, उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक पुलिस के इस एक्शन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस सरकार को और राहुल गांधी को भी बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए? सोचिए, दिल्ली में राहुल गांधी युवाओं के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता के लिए सड़क पर उतरते हैं, लेकिन कर्नाटक में उन्हीं की पार्टी की सरकार उनके ही नाम पर 3 युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। हो सकता है कि राहुल गांधी को कर्नाटक में युवाओं के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की जानकारी नहीं हो, इसलिए आज हमने ये मुद्दा उठाया है। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को निर्देश देंगे और इन युवाओं को एफआईआर के शिकंजे से मुक्त कराएंगे। डीएनए मित्रों, चाहे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले युवा हों या बेंगलुरु में सोशल मीडिया के जरिए अपने गुस्से का प्रदर्शन करने वाले युवा, इनके लिए अपनी स्वतंत्रता और अपने विचार बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जेनजी के इन युवाओं को भी समझना होगा कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण विषय है। युवाओं को समझना होगा स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं, एक गंभीर जिम्मेदारी भी है। आज पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंच से युवाओं को यही मर्म समझाया। लोकमान्य तिलक का उदाहरण देकर अजीत डोभाल ने बताया कि आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं, राष्ट्र हित की बात करना है। आज आजादी को अपना जन्म सिद्ध अधिकार बताने वाले युवाओं को एनएसए अजीत डोभाल की बात बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी। मित्रों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देश के छात्रों को राष्ट्रहित का पाठ पढ़ाया, लेकिन कश्मीर में बेकसूरों की हत्या करने वाले आतंकवादियों और उनके आकाओं को फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा पाठ पढ़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि कश्मीर में एक बार फिर पहलगाम के पैटर्न पर आतंकी हमला किया गया। इस्लामाबाद पर पीओके भारी पड़ने लगा तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फिर से कश्मीर दिखने लगा। कश्मीर में एक बार फिर पहलगाम जैसी टारगेट किलिंग की गई। इस बार पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर के कुलगाम में आतंकी साजिश को अंजाम दिया। यहां पर ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 हिंदू मजदूरों को गोली मारी गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने पहले दोनों मजदूरों का नाम पूछा, उनका कार्ड देखा और फिर गोली मार दी। यानी जिस तरह पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की गई, ठीक उसी पैटर्न पर परिवार का पेट पालने कश्मीर आए 2 मजदूरों की कायर आतंकवादियों ने जान ले ली। आज आपको समझना चाहिए अचानक कश्मीर में आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं और इनका पीओके में चल रहे पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन से क्या संबंध है। लेकिन पहले पूरी घटना समझिए। मित्रों, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे यह आतंकी हमला हुआ। 2 आतंकवादी बाइक पर सवार होकर ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों के पास पहुंचे। वहां पर आतंकवादियों ने मजदूरों से नाम पूछा और उनके कार्ड देखे। इसके बाद पिस्टल से 2 हिंदू मजदूरों को गोली मारी और फरार हो गए।
जिन मजदूरों को गोली मारी गई उनकी पहचान 24 साल के दीपक रात्रे और 28 साल के भूपेंद्र के रूप में हुई है। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। आतंकवादियों के जाने के बाद साथी दोनों मजदूरों को अस्पताल लेकर गए। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दूसरे ने आज सुबह श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस आतंकी वारदात की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ ने ली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस हमले में लश्कर तैयबा के स्थानीय ऑपरेटिव मोहम्मद लतीफ उर्फ लतीफ भट्ट का हाथ होने की आशंका है। लतीफ भट्ट पिछले साल ही टीआरएफ से जुड़ा था। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए। ईंट भट्टों के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई। रोजी रोटी की तलाश में देश के अलग अलग राज्यों से हजारों मजदूर कुछ महीनों के लिए ऐसे ईंट भट्टों पर आते हैं। इन मजदूरों की कुशलता से कश्मीर में ईंट की जरूरतें पूरी होती हैं। इस हमले की कश्मीर के नेताओं और लोगों ने भी निंदा की है। आज आपको कुलगाम से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। जो केलम इलाका है वहाँ जो ईंट की भट्ठू पे काम करने वाले प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया और उन्हें नज़दीक से गोली मार दी गई। ये बताया जा रहा है कि जो आतंकी है वो दोपहिया पे सवार थे और उन्होंने पहले उनसे कुछ देर बात की और उसके बाद छोटे हथियार यानी पिस्टल से उन पर फायर किया, नज़दीक से फायर किया और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद से कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल तो पैदा हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी एलाबरेट कर दी गई है। सुरक्षा बल को आसपास तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है। बचपन से ही आ रहे हैं। अच्छा, माँ बाप ने हमें मतलब श्रीनगर जाना आना, कश्मीर जम्मू इधर भट्टे पे लगे रहते हैं। डर हो गया है, डर हुआ है। हमको भी डर लग रहा है कि कुछ ना घट जाए हमको रास्ता में, लेकिन हम तो रुकेंगे नहीं। अच्छा, हम मालिक से विदा मांगे कि छुट्टी दो बाबू, ये घटना घट रहा है, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ। ये काफ़ी काबिल मजम्मत है और हम सब लोगों को यहाँ पे दुख हुआ है। बड़ी अफसोसनाक बात है, जिससे बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मित्रों, कश्मीर में इन मजदूरों की हत्या से स्थानीय लोग भी नाराज हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इसकी निंदा की है। हर साल पूरे देश से गर्मी के मौसम में 30 से 45 हजार मजदूर जम्मू कश्मीर में ईंट भट्टे पर काम करने आते हैं और कुछ महीने काम करके लौट जाते हैं। इनकी बनाई ईंट यहां कंस्ट्रक्शन के काम में आती है, इसलिए कश्मीर इनकी हत्या से गुस्से में है। इससे पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान की हत्या कर दी गई थी। लेकिन सवाल उठता है, अचानक कश्मीर में कायराना आतंकी हमले क्यों शुरू हो गए? तो इसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, आसिम मुनीर की आतंकी सेना से जुड़ रहे हैं। डीएनए मित्रों, आपको याद होगा पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को एक भाषण दिया था। उसने अपने नफरती भाषण से पाकिस्तान के मुसलमानों को याद दिलाया था कि वो हर लिहाज से हिंदुओं से अलग है। मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए पाकिस्तान बना है और ये कहानी पाकिस्तानियों को हमेशा अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। इस जहरीले बयान के एक हफ्ते के अंदर पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारने वाली आतंकी वारदात हुई। इस बार इसी पैटर्न पर कुलगाम में धर्म पूछकर 2 हिंदू मजदूरों की हत्या की गई और इस आतंकी हमले से ठीक पहले भी मुनीर के एक शागिर्द ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। आज आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने अफगानिस्तान के मंत्री मौलवी अताउल्ला उमरी के भारत में दिए गए एक बयान का जिक्र किया। इस बयान में अफगानिस्तान के मंत्री ने भारत और अफगानिस्तान के डीएनए को एक बताया था, क्योंकि भारत में हिंदू रहते हैं तो उनसे दोस्ती करने वालों को पाकिस्तान की आतंकी सेना मुसलमान मानने को तैयार नहीं। ये बौखलाहट बताती है कि पाकिस्तान की आतंकवादी सेना हिंदुओं से कितनी नफरत करती है। अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के खिलाफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी जहर उगला और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कुलगाम में हिंदुओं पर फिर से हमला हो गया। जिस आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसका आका और पाकिस्तान की आतंकी सेना का मोहरा लश्कर चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान में ही फल फूल रहा है। अब आप समझिए पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले करवाने का रिस्क क्यों ले रहा है।
जबकि उसको पता है इसके जवाब में उसकी बुरी तरह पिटाई हो सकती है। तो इसकी वजह है पाकिस्तान के अंदर पनप रहा आक्रोश, जो अवैध कब्जे वाले पीओके और बलूचिस्तान के साथ साथ इस्लामाबाद और लाहौर तक दिखाई देने लगा। भारत में आतंकी हमले करवाकर पाकिस्तान की सेना पीओके में चल रहे नरसंहार से भी ध्यान हटाना चाहती है, जहां की स्थितियां अब शहबाज और मुनीर से संभल नहीं रही। पीओके में नरसंहार के बाद भड़की गुस्से की आग इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंच गई है। यहां रहने वाले कश्मीरियों ने बगैर किसी डर के बड़े प्रदर्शन शुरू कर दिए। पीओके के झंडों के साथ ये प्रदर्शन इस्लामाबाद में भी किया जा रहा है। आतंकी सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ इनकलाब के ऐलान किए जा रहे हैं। और आपके बैंक अकाउंट की बात करेंगे। डीएनए मित्रों, आपने कभी अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट खोलकर आखिरी लाइन देखी है? शायद नहीं देखी होगी। अब जो हम खबर आपको बताने वाले हैं, अगर हो सके तो अपना बैंक स्टेटमेंट आप एक बार देख भी सकते हैं खोल करके, और चाहें तो इस पूरी खबर को ध्यान से नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाली है। तो हमने आपसे पूछा कि आपने अपने बैंक स्टेटमेंट की लास्ट लाइन देखी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि सैलरी आ गई या नहीं, यूपीआई से पेमेंट हो गया या नहीं। लेकिन इसी स्टेटमेंट में कुछ ऐसी एंट्रीज भी होती है जो हर महीने चुपचाप आपका पैसा निकाल रही होती है। रकम बहुत छोटी होती है, इसलिए नजर नहीं जाती है। लेकिन जब इन्हीं छोटी छोटी रकम को पूरे साल जोड़िए तो पता चलता है कि हजारों रुपए बिना नोटिफिकेशन या बिना आपको सूचित किए आपके खाते से निकल चुके हैं। अब सवाल है, ये पैसा आखिर जा कहां रहा है? इस सवाल का पहला जवाब छिपा है उन ऐप्स में जिन्हें आपने कभी सिर्फ ट्राई करने के लिए डाउनलोड किया था। आज लगभग हर ऐप आपको 7 दिन, 14 दिन या 30 दिन का फ्री ट्रायल देता है। उस समय लगता है इसमें नुकसान ही क्या है, फ्री में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। वो कार्ड, यूपीआई या बैंक अकाउंट की डिटेल भर देते हैं और साथ ही ऑटो पेमेंट का मैंडेट भी मंजूर कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है साइलेंट ट्रांजैक्शन का खेल। अब सोचिए, आपने ऐप का इस्तेमाल 2-4 दिन किया, फिर भूल गए, लेकिन ऐप आपको नहीं भूलता। फ्री ट्रायल खत्म होते ही वही ऐप आपके खाते से हर महीने पैसे काटना शुरू कर देता है। कई बार तो लोगों को महीनों तक पता ही नहीं चलता, क्योंकि रकम 99 रुपए, 199 रुपए या 299 रुपए जैसी होती है, और यही छोटी रकम धीरे धीरे बड़ी रकम बन जाती है। इस पूरे मसले पर हमने केस स्टडी की और जो खुलासा हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है। मित्रों, ज्यादातर ऐप पहले 7 या 14 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं, लेकिन उसी समय ऑटो डेबिट का मैंडेट भी ले लेते हैं। इसके बाद जैसे ही ट्रायल खत्म होता है, आपके खाते से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। आपको साइबर एक्सपर्ट की ये चेतावनी एक बार बहुत ही ध्यान से सुन लेनी चाहिए। हम सब लोग, चाहे वो कोई OTT हो, चाहे कोई ऐप हो, आजकल तो AI आ गया है, हर किसी का फ्री ट्रायल ऑप्शन होता है। और कंपनीज, मैं ये नहीं बोलता कानून तोड़ती हैं, कंपनीज का राइट है, वो लिख के जरूर दे देती हैं आपको ये फ्री ट्रायल है, और नीचे बड़ा छोटा सा लिखा आता है पेमेंट के समय पे कि एक बार फ्री ट्रायल खत्म हुआ, हम आपकी कार्ड डिटेल ले लेंगे और उसमें से ऑटोमेटिकली काटते रहेंगे। अब लोग भोले हैं, वो नहीं पढ़ते, उनको लगता है अच्छा फ्री ट्रायल तो हो गया, उसके बाद हमसे पैसे मांगेगा तो हम पैसे देंगे। लेकिन वही सारी की सारी बात आ जाती है, आपकी कार्ड डिटेल्स कंपनी के पास हैं, जनरली 7 दिन या 14 दिन का फ्री ट्रायल होता है, जैसी वो हुआ उसके बाद ऑटोमेटिकली पैसे कटते गए। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादातर मामलों में एक छोटी सी गलती हमारी ओर से ही होती है। यानी जब हम किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं तो उसी के साथ हम उन्हें ये कंसेंट भी दे देते हैं कि जब उनका फ्री ट्रायल खत्म होगा तो वो हमारे खाते से सब्सक्रिप्शन शुल्क काट लेंगे। लेकिन आप गौर क्यों नहीं करते, इसकी भी वजह है। जो कंसेंट का कॉलम होता है वो महज 4 से 5 लाइन का होता है, जिसे आप ध्यान से कभी पढ़ते ही नहीं। बस आई एग्री पर क्लिक करते हैं और आप उन्हें अपने खाते से रकम काटने की इजाजत दे देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये कंसेंट आप थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम या भीम या गूगल यूपीआई से देते हैं, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल भरकर। अब ऐसे में आप बैंकिंग ऐप से भी इन्हें बंद नहीं कर पाएंगे। आगे आपको बताएंगे आप इस मैंडेट को कैसे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारी केस स्टडी के दौरान आरुषि के साथ क्या हुआ, उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, एक बार आपको उनको सुन लेना चाहिए। मैंने प्ले स्टोर खोला, प्ले स्टोर में मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास प्ले स्टोर है, मैंने इसमें जाके देखा, इसके सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट में देखा, एंड उसमें आया कि यहाँ पे एक्टिव है और ऑटो मैंडेट में है। मतलब अगर आपको कैंसिल भी करना है ना, तो आपके जिस ऐप के थ्रू आपने प्लान लिया है उसमें तो है ही नहीं, आपको प्ले स्टोर में जाके सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि इतना छोटा लिखा होता है, एक तो ऑटो मैंडेट, कोई नहीं ध्यान देता है।
सुना आपने, आरुषि ने तो जान लिया कि कैसे प्ले स्टोर में जाकर पेमेंट ऑप्शन को ऑफ करना है, लेकिन आप में से बहुत से दर्शक ऐसे होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये छोटी छोटी रकम कैसे साल भर में लंबा चौड़ा बिल बना देती है। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि हमने किसी कंपनी का नाम या उनके सिस्टम को यूज करने का तरीका किसी को गलत ठहराने के उद्देश्य से नहीं किया। हमारा मकसद अपने डीएनए मित्रों को सिर्फ जागरूक करना है। आइए अब आपको बता देते हैं कि कैसे आप इस विकल्प को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बंद कर सकते हैं। यहाँ हमने सबसे पॉपुलर ऐप भीम यूपीआई का उदाहरण लिया है। देखिए ये भीम का इंटरफेस है और ये सब्सक्रिप्शन का जो है वो इंडेक्स है। ये जो ऑटो पे आप देख रहे हैं, इसको हम ऑटो पे आईपीओ का विकल्प के तौर पर हमने इसको लिया है। तो इसमें ऑटो पे आईपीओ का जो विकल्प आपको दिखेगा, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आसानी से वो सारे सब्सक्रिप्शन दिख जाएंगे जो आपने भूल से या अपनी सहमति से ले लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप ये पहचानेंगे कैसे जानेंगे कि आपका जो यूपीआई है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे सब्सक्रिप्शन हैं जो आपने लिए भी हैं या फिर गलती से ले लिए। तो उसका रास्ता तो हमने आपको बता दिया। अगर आपको इन्हें बंद करना है तो बस इस सब्सक्रिप्शन को क्लिक करना है और उसे आप रिवोक या पॉज कर सकते हैं। इस तरह आप दूसरे थर्ड पार्टी ऐप में भी सेटिंग ऑप्शन में जाकर इस विकल्प को तलाश सकते हैं। इस तरह से आप चाहे अनचाहे इस सब्सक्रिप्शन वाले जाल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके खाते से सिर्फ ऐप्स ही पैसा काट रहे हैं तो अब जरा बैंकिंग सिस्टम का भी हिसाब देख लीजिए। इस खबर को देखने के बाद एक बार आप अपने बैंक स्टेटमेंट को जरूर खंगालिएगा ताकि पता चल सके कि साल भर के स्टेटमेंट में कितनी बार बैंक ने छोटी छोटी रकम काटकर आपके अकाउंट को खाली किया है। मित्रों, संसद में सरकार ने जो आंकड़े बताए वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इसी आंकड़े ने डीएनए टीम का ध्यान भी खींचा क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। संसद में बताए गए आंकड़े में सिर्फ एक साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 की बात की गई है। देश के बैंकों ने मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी MAB नहीं रखने पर ग्राहकों से करीब 7,100 करोड़ रुपए वसूल लिए। और इससे भी हैरान करने वाली बात ये वसूली कम नहीं हुई बल्कि पिछले साल के मुकाबले और बढ़ गई है। 24-25 में यही रकम 6,800 करोड़ रुपए थी जो एक साल में बढ़कर 7,100 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई। सोचिए, ये वो पैसा है जो किसी लोन की EMI नहीं थी, किसी निवेश की किस्त नहीं थी, बल्कि सिर्फ इसलिए कटा क्योंकि आपके खाते में बैंक की तरफ से तय किया गया औसत मंथली बैलेंस यानी MAB नहीं था। यानी डिजिटल बैंकिंग जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से बैंक चार्ज भी बढ़ रहे हैं, जिस पर हम गौर नहीं करते हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुल 7,100 करोड़ रुपए में लगभग 4,948 करोड़ रुपए यानी 70% वसूली अकेले प्राइवेट बैंक्स ने की है। सिर्फ HDFC बैंक ने करीब 1,800 करोड़ रुपए MAB चार्ज के रूप में ले लिए। एक्सिस बैंक ने 1,081 करोड़ रुपए वसूल लिए। इसके अलावा ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक और IDBI बैंक का नंबर आता है। यानी सिर्फ कुछ बड़े बैंक्स ने ही ग्राहकों से हजारों करोड़ रुपए चार्ज के रूप में इकट्ठा कर लिए। सवाल ये नहीं कि बैंक ये वसूली कर रहे हैं, सवाल ये है क्या हिंदुस्तान का हर ग्राहक MAB जैसे इन नियमों को समझता भी है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए। देश के 12 सरकारी बैंकों में से 10 ने सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस ना रखने की पेनल्टी जो है वो खत्म कर दी है। बाकी 2 सरकारी बैंकों ने भी इसे कम कर दिया है। यही वजह है कि सरकारी बैंकों की MOB वसूली घटकर 2,137 करोड़ रुपए रह गई है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 5 वर्षों में यानी 2021-22 से अब तक सरकारी बैंक भी करीब 12,000 करोड़ रुपए MAB चार्ज के रूप में ग्राहकों से ले चुके हैं। यानी तस्वीर साफ है, चाहे बैंक सरकारी हो या निजी, अगर आपने अपने खाते के नियम नहीं समझे तो छोटी छोटी कटौतियां हर महीने आपकी जेब हल्की करती रहेंगी और ये रकम आपके खाते में इतनी कम दिखेगी जिसे आप नजरअंदाज कर देंगे और जुर्माने की कुल रकम से बैंकों का मुनाफा यूं ही बढ़ता रहेगा। आपके बैंक अकाउंट के बाद अब हम स्वदेशी इंडेक्स की बात करेंगे। भारत के निवेश मॉडल का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, पहली बार नीति आयोग ने देश का पहला इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलेस इंडेक्स जारी किया है। यानी देश में निवेश के लिए कौन सा राज्य कितना बेहतर है, यह हमें दुनिया के इंडेक्स से नहीं, हमारे स्वदेशी इंडेक्स से ही पता चलेगा। अब तक जब भी किसी देश के कारोबार, निवेश या प्रतिस्पर्धा की बात होती थी तो भारत की तुलना दुनिया की अलग अलग रैंकिंग से की जाती थी। कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, कभी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कभी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो कभी दूसरे वैश्विक इंडेक्स। अब तक दुनिया की अलग अलग संस्थाएं भारत को अलग अलग पैमानों पर नंबर देती रही हैं
उन रैंकिंग्स की कार्यप्रणाली और फंडिंग को लेकर भी सवाल उठते रहे। ऐसी ही इंटरनेशनल एजेंसीज तो हमें पत्रकारिता तक में रैंकिंग देती रही। इसी तरीके की वैश्विक रैंकिंग के आधार पर हम अपनी प्रगति मापते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये इंडेक्स नीति आयोग ने क्रिसल के साथ मिलकर तैयार किया है। करीब 1850 निवेशकों की राय, 8 बड़े पैमानों और 84 अलग अलग संकेतकों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया। इस रिपोर्ट में गुजरात करीब 56 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा, महाराष्ट्र 53 अंकों से ज्यादा के साथ दूसरे और तमिलनाडु करीब 53 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ओडिशा और गोवा 50 से ज्यादा अंक लेकर टॉप परफॉर्मेंस की सूची में शामिल हुए। और डीएनए में अब आज का संदेश, हर सुबह अपनी स्माइल का ऑटो ट्रांसफर ऑन रखिए, क्योंकि ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें देने वाला भी अमीर होता है और पाने वाला भी।